नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित पुरी आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 306 को लेकर आई माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक और खास जजमेंट के बारे में। इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से क्लियर किया है कि किसी को भी आईपीसी की धारा 306 के तहत सजा देने के लिए मेंस रिया यानी कि आपराधिक मनोस्थिति का होना व साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि कोई ऐसा पॉजिटिव एक्ट हुआ हो जिसकी वजह से सुसाइड होना पॉसिबल हुआ हो, आत्महत्या करना पॉसिबल हुआ हो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें व बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आईपीसी की धारा 306 को लेकर आई माननीय सुप्रीम कोर्ट की इस खास जजमेंट के बारे में। आईपीसी की धारा 306 अबेटमेंट टू सुसाइड यानी कि किसी को आत्महत्या करने के लिए उकसाना। इस केस का टाइटल है मैरियानो एंटो एंड अनदर वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। यह जजमेंट दी गई है जस्टिस एम आर शाह व जस्टिस कृष्णा मुरारी की बेंच के द्वारा। इस केस में पत्नी की मौत हो जाती है और लड़की की मौत होने के बाद लड़की की मां के द्वारा लड़के के खिलाफ व उसके मां बाप के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 ए व 306 के तहत एक एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है। अपेलेंट नंबर 1 व मृतक आपस में पति पत्नी थे। अपेलेंट नंबर 1 को यह सूचना दी जाती है कि उनकी पत्नी जो मृतक है वह बाथरूम में गिर गई हैं और किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही हैं। इस दौरान एम्बुलेंस भी बुला ली जाती है और अपेलेंट नंबर 1 भी मौका वारदात पर पहुंच जाते हैं। वह वहां पहुंचकर यह देखते हैं कि मृतक की पल्स रुक चुकी है। मृतक को 5/11/2014 को मृत घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि मृतक की मौत एस्फेसिया ड्यू टू एक्सटर्नल कंप्रेशन ऑफ नेक यानी कि दम घुटने की वजह से मृतक की मौत हुई। इसके बाद पुलिस द्वारा सीआरपीसी की धारा 174 के तहत अननेचुरल डेथ को लेकर एक एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है। लेकिन मृतक की मौत के 3 हफ्ते के बाद उसकी माता की तरफ से पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई जाती है और उसी एफआईआर को आईपीसी की धारा 498 व 306 में तब्दील कर दिया जाता है। ट्रायल कोर्ट के द्वारा अपीलेंट्स के खिलाफ चार्जेस फ्रेम कर दिए जाते हैं और इसके बाद मद्रास हाई कोर्ट द्वारा भी उनकी सजा को बरकरार रखा जाता है। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने यह सवाल था कि क्या ऑनरेबल हाई कोर्ट व ट्रायल कोर्ट का सुनाया गया कन्विक्शन का फैसला सही है, क्या वह सस्टेनेबल है। इसका जवाब देते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर किया है कि किसी को भी आईपीसी की धारा 306 के तहत सजा देने के लिए मेंस रिया यानी कि आपराधिक मनोस्थिति का होना बहुत जरूरी है और इसके साथ यह भी जरूरी है कि कोई ना कोई ऐसा पॉजिटिव एक्ट हुआ हो, आत्महत्या करने वाले को कोई ऐसा उकसावा मिला हो कि उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई और ऑप्शन ना बची हो। उकसावा इस तरह का होना चाहिए कि देखने से पता लगे कि उकसावा देने वाले ने यह इसी इंटेंशन से किया है कि जो पीड़ित है वह आत्महत्या कर ले और उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता ना बचे। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है कि प्रोसिक्यूशन की यह जिम्मेवारी थी कि वह इस केस में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट यह प्रूव करे कि पेरेंट्स की वजह से ही मृतक ने आत्महत्या की है। लेकिन इस केस में अहम टिप्पणी करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इस केस में मेंस रिया भी मिसिंग है और कोई पॉजिटिव एक्ट भी अपीलेंट्स के पार्ट पे मिसिंग। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में साफ किया है कि आईपीसी की धारा 306 के तहत किसी को सजा सुनाने से पहले निचली अदालतों को केस के तथ्यों को बारीकी से जांचना व परखना चाहिए व सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह देखना चाहिए कि क्या असल में पीड़ित के साथ किसी प्रकार का कोई उत्पीड़न हुआ है और क्या उसी उत्पीड़न के साथ किसी भी व्यक्ति ने कोई आत्महत्या की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर किया है कि अबेटमेंट टू सुसाइड के केसेस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्ट ऑफ इंसाइटमेंट टू कमीशन ऑफ सुसाइड का होना बेहद जरूरी है। सिर्फ इल्जाम लगाने से, एलिगेशन लगाने से आईपीसी की धारा 306 के तहत किसी को सजा नहीं सुनाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए टिप्पणी की है कि जो मृतक थी वह बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित थी और उसे सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे। साथ ही साथ मृतक डिप्रेशन का ट्रीटमेंट पहले से ले रही थी
और उसके इस डिसऑर्डर के बारे में भी अपेलेंट नंबर 1 से शादी के समय से ही छुपाया गया था। इस केस के गवाहों की क्रेडिबिलिटी को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है कि इस केस में जो अपेलेंट्स की कन्विक्शन है वह सिर्फ मां और बहन की गवाही पर आधारित है और वह भी इंटरेस्टेड विटनेसेस हैं। अपीलेंट्स ने अपने बचाव में यह दलील दी कि शादी के 9 साल के दौरान किसी प्रकार के उत्पीड़न की कोई बात नहीं थी। दोनों परिवारों में बहुत अच्छे संबंध थे। लेकिन मृतक की मौत के बाद जब उसकी बहन सामने आई और उसने बच्चे की कस्टडी व उसके प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर बात की और बच्चे की कस्टडी मांगी, जिसे अपेलेंट्स ने साफ मना कर दिया। तो इसके बाद मृतक के परिवार की तरफ से कंप्लेंट्स का सिलसिला शुरू कर दिया गया। सारे तथ्यों, गवाहों व जुडिशियल प्रेसिडेंट्स को मद्देनजर रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ट्रायल कोर्ट व हाई कोर्ट ने अपेलेंट्स को गलत दोषी करार दिया है। अपेलेंट्स की कन्विक्शन सिर्फ और सिर्फ मां और बहन की गवाही पर आधारित है। इसके अलावा उनके पास किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं है कि अपीलेंट्स ने किसी प्रकार का उत्पीड़न किया था या आत्महत्या करने के लिए मृतक को उकसाया था। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपीलेंट्स की अपील को अलाउ करते हुए उन्हें बरी कर दिया है। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की इस खास जजमेंट से एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि आईपीसी की धारा 306 के तहत किसी को दोषी करार दिए जाने के लिए क्रिमिनल माइंडसेट यानी कि मेंस रिया का होना व किसी प्रकार के पॉजिटिव एक्ट का होना बेहद जरूरी है। बिना इन दो चीजों के किसी को भी आईपीसी की धारा 306 के तहत दोषी करार नहीं दिया जा सकता। आप सबको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।